गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो अलंकारों का चल रहा है। अलंकार में अनुप्रास पढ़ा, अलंकार में शब्दालंकार के भेद चल रहे हैं। शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार पढ़ा, अनुप्रास के भेद पढ़े। उसके बाद अब यमक वो श्लेष अलंकार पढ़ा, श्लेष अलंकार की परिभाषा, परिभाषा के बाद श्लेष के भेद आए। श्लेष के दो भेद होते हैं, एक या अभंग श्लेष और एक सभंग श्लेष। अभंग श्लेष तक तो हमने कल चर्चा की, आज हम चर्चा करेंगे वो करेंगे सभंग श्लेष पर। देखिए ये अलंकार सभंग अभंग जो श्लेष अलंकार की हम परिभाषा करते हैं, इनकी परिभाषाएं स्वयं ये अपने नाम के अनुरूप करते हैं। किसके नाम के अनुरूप करते हैं? अपने नाम के अनुरूप स्वयं करते हैं कि अभंग यानी एयान होता नहीं और सयान होता है साथ। अभंग जो भंग नहीं होता वो अभंग होता है, और जो भंग हो जाता है वो क्या कहलाता है? सभंग श्लेष कहलाता है। जैसे देखिए साहब परिभाषा करते हैं, जहाँ काव्य में शब्द का अर्थ टुकड़े करके ग्रहण किया जाता है, जहाँ काव्य में शब्द का अर्थ टुकड़े करके ग्रहण किया जाता है वहाँ सभंग श्लेष अलंकार होता है। वहाँ सभंग श्लेष अलंकार होता है। ये परिभाषा है। परिभाषा क्या हुई? जहाँ काव्य में शब्द का अर्थ टुकड़े करके ग्रहण किया जाता है, अर्थात जहाँ शब्द के टुकड़े किए जाते हैं, शब्द के टुकड़े करने के बाद ही हम शब्द का अर्थ ग्रहण करते हैं, अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ सभंग श्लेष अलंकार होता है। अर्थात जिसको भंग करके देखा जाता है, जिसको भंग करके शब्द को एक टुकड़े करके जब हम शब्द को समझ करेंगे, शब्द के अर्थ को समझ करेंगे, तो वहाँ सभंग श्लेष अलंकार होता है। जैसे आज राम रहता अयोध्या नगरी, आज राम रता अयोध्या नगरी, आज राम रता अयोध्या नगरी, आज राम रता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती, किसे प्रिय नहीं लगती। यह है सब। क्या हुआ? आज राम रता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती उदाहरण है। अब या का जो श्लेष अलंकार है वो श्लेष अलंकार केवल मात्र कल भी बताया कि एक पद या शब्द में होता है। किस में होता है? एक पद या शब्द में होता है। अब इसका जब हम टुकड़े करके अर्थ ग्रहण करेंगे, किसके? अज रामरता के। अज रामरता का जब हम प्रयोग करते हैं तो इसके दो अर्थ निकलते हैं, किसे प्रिय नहीं लगती। यह है अब अज और अजर। अब श्लेष अलंकार है वो किस में है? अज रामरता में।
अजिराम रता, इसमें श्लेष अलंकार है। अब इसके अलग अलग अर्थ निकलेंगे। भाई श्लेष अलंकार में एक पद के अनेक अर्थ निकलते हैं, वह श्लेष अलंकार होता है। अब इसके अलग अलग अर्थ निकलेंगे तो अलग अलग अर्थ निकलेंगे। एक अर्थ क्या हो जाएगा, अज और राम जैसे, अज और राम जैसे युक्त राजाओं से, अज और राम जैसे युक्त राजाओं से अयोध्या नगरी सबको प्रिय लगते। एक अर्थ तो क्या हो गया अजर रामरता का, अज और राम से युक्त। क्या अर्थ हो गया, अज और राम से युक्त, एक अर्थ। दूसरा अर्थ हो जाएगा अजरता और अमरता से युक्त। किससे, अजरता और अमरता से युक्त, अजरता और अमरता से युक्त। ये दो वे ना क्लियर, दो बातें क्लियर हुई। अजरामरता, अजरामरता के दो अर्थ निकलने चाहिए। श्लेष अलंकार में क्या होता है, श्लेष अलंकार में होता है एक अर्थ के जहां अनेक अर्थ, एक पद के जहां अनेक अर्थ निकलते हैं, वहां कौन सा होगा, श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है, श्लेष अलंकार दो प्रकार का होता है, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। सभंग श्लेष में, अभंग श्लेष हमने कल पढ़ा। सभंग श्लेष की परिभाषा आपके सामने कि जहाँ काव्य में शब्द का अर्थ टुकड़े करके ग्रहण किया जाता है वहाँ सभंग श्लेष अलंकार होता है। पहला उदाहरण लिखा, अज रामरता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती, अर्थात अज और राम जैसे राजाओं से युक्त अयोध्या नगरी सबको अच्छी लगती है। दूसरा अर्थ होगा अजरता और अमरता से युक्त अयोध्या नगरी सबको प्रिय लगती है। ये हुआ अगला उदाहरण। चिरी जीवो जोरी जुरे, चिरी जीवो, चिरी जीवो जोरी जुरे, चिरी जीवो जोरी जुरे, चिरी जीवो जोरी जुरे, क्यों ने सन्हे गंभीर, क्यों ने सन्हे गंभीर, चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों ने शने गंभीर, को घटी ए ब्रस भानजा, को घटे ए ब्रश भानुजा, को घट ए ब्रश भानुजा, वे हलधर के वीर, वे हलधर के वीर। ये उदाहरण। चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों ने सन्हे गंभीर, को घट ए ब्रस भानुजा, बे हलधर के वीर। आई बात समझ में? को घट ब्रस भानुजा, बेहल धर के वीर, चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों ने सन है गंभीर। अर्थात अब यहाँ पर केवल मात्र जो श्लेष अलंकार है वो श्लेष अलंकार किसमें है, ब्रस भानुजा में। किसमें है, केवल एक पद में श्लेष अलंकार होता है। अब एक पद है वो कौन सा है, ब्रस भानुजा है। अब ब्रस भानुजा है तो क्या है, ब्रस भानुजा के अनेक अर्थ निकलेंगे। जैसे
वृषभान जाके अलेख अर्थ में करेंगे वृषभ धन अनुजा। पहला अर्थ क्या है? वृषभ धन अनुजा। वृषभ धन अनुजा का अर्थ होगा वृषभ धन अनुजा। वृषभयान होता है बैल, और बैल की छोटी बैल की बहन कौन? गाय। तो एक वृषभान जाकर तो क्या निकला? गाय निकला। क्या निकला? गाय निकला। वृषभ धन अनुजा बराबर गाय। एक अर्थ निकलेगा वृषभ वृषभान धन जा। वृषभान धन जा। वृषभान का अर्थ होता है वृषभान की पुत्री। कौन? राधा जी। एक पद के जहां अनेक अर्थ निकलते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। दो निकले नहीं निकले? वृष धन भानु प्रस जा। तीसरा अर्थ वृष धन भानु धन जा। वृष राशि की सूर्य, वृष राशि में सूर्य की पुत्री। इसका क्या अर्थ होगा? वृष राशि के सूर्य की पुत्री। एक अर्थ वृष राशि के सूर्य की पुत्री। ये तीन अर्थ होते हैं। आई बात समझ में? तीन अर्थ निकले वृषभान जाके वृषभ धन अनुजा गाय, वृषभान धन जा राधा जी, और वृष धन भानु धन जा बराबर वृष राशि के सूर्य की पुत्री। ये तीन अर्थ निकलते हैं। श्लेष अलंकार का मतलब क्या होता है? श्लेष अलंकार का मतलब होता है कि जहां एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वह वो श्लेष अलंकार होता है। अगर श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं, एक सभंग होता है और एक अभंग होता है। अभंग श्लेष हमने आपको कल पढ़ा, हमने असभंग पढ़ा। सभंग के दो उदाहरण लिखे। अज राम रता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती। फिर इसके बाद ये बड़ा चिर जीवो जोरी जोरे क्यों ने सने गंभीर को घटे वृषभान जा वे हलधर के वीर। उसी प्रकार हल को धारण करने वाला बैल हो जाएगा एक, और एक बलराम जी हो जाएंगे। इस प्रकार ये श्लेष अलंकार था। एक बार श्लेष अलंकार की परिभाषा, जहां काव्य में एक पद के अनेक अर्थ निकलते हैं, अर्थात एक पद होगा, एक शब्द होगा, उसके अनेक अर्थ ग्रहण किए जाएंगे, वहां कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार दो प्रकार का होता है, एक अभंग श्लेष होता है, एक सभंग श्लेष होता है। अभंग श्लेष कल पढ़ा। सभंग श्लेष की परिभाषा हमारे सामने, जहां काव्य में एक शब्द का अर्थ टुकड़े करके ग्रहण किया जाता है, वहां सभंग श्लेष अलंकार होता है। दो उदाहरण पढ़े। अज राम रहता अयोध्या नगरी, अज राम रता में श्लेष अलंकार, उसके टुकड़े करके अर्थ निकाला। अज और राम से युक्त अयोध्या नगरी हो गई एक निकला था अज राम रता, अर्थात अजरता और अमरता से युक्त दो अर्थ निकले। उसी प्रकार वृषभान जा में भी वृषभ धन अनुजा गाय, वृषभान धन जा बराबर राधा जी, और वृष धन भानु प्लस धन जा बराबर वृष राशि के सूर्य की पुत्री। ये हमारा श्लेष अलंकार हुआ। दोनों भेद हुए। अब आता है अलंकार हमारा कौन सा? यमक अलंकार। देखिए यमक अलंकार में क्या होता है? श्लेष अलंकार में तो एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, और यहाँ होता है एक। यमक अलंकार के अंतर्गत क्या होता है? यमक अलंकार में एक शब्द या पद की आवृत्ति बार बार होती है। कितनी बार होती है? बार बार होती है। एक शब्द या पद की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होगी, लेकिन उसका हर बार अर्थ भिन्न भिन्न ग्रहण किया जाता है। यहाँ में एक पद के अनेक अर्थ निकले, वहाँ एक पद की आवृत्ति दो बार होगी या तीन बार होगी। जितनी बार भी, एक दो तीन चार बार भी हो सकती है, लेकिन जितनी बार उस पद की या शब्द की आवृत्ति होगी, उस आवृत्ति का हर बार अर्थ अलग अलग निकलता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। देखिए साहब,
जहाँ काव्य में एक पद या शब्द की आवृत्ति, जहाँ काव्य में एक पद या शब्द की आवृत्ति, जहाँ काव्य में एक पद या शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, एक से अधिक बार होती है, जहाँ काव्य में एक पद या शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और हर बार उसका भिन्न अर्थ ग्रहण किया जाता है। हर बार उसका भिन्न अर्थ ग्रहण किया जाता है। वहाँ यमक अलंकार होता है। आई बात सुनिए सब। जहाँ काव्य में एक पद या शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और हर बार उसका भिन्न अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ यमक अलंकार होगा। एक शब्द या पद उस पंक्ति में बार बार आएगा और बार बार आने पर भी उसका जितनी बार आएगा उसका अर्थ उसी बार भिन्न भिन्न ग्रहण किया जाएगा, अर्थात उससे अलग अलग अर्थ किया जाएगा। उदाहरण के जैसे वे 3 बेर खाती हैं, वे 3 बेर खाती हैं, वे 3 बार खाती थी, वो 3 बेर खाती थी। 3 बेर खाती हैं, वे 3 बेर खाती थी। न लिखो 3 बेर खाती हैं, वे 3 बेर खाती थी। ये है वे 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं, वो 3 बेर खाती थी। अब 3 बेर खाती हैं, 3 बेर खाती हैं, एक बार ही आ गया, एक बार ही आ गया। परिभाषा क्या कह रही है कि एक पद या शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, तो एक बार और 2 बार हो गई, एक से अधिक बार हो गई। आगे क्या कह रही है कि उसका भिन्न अर्थ ग्रहण किया जाता है। क्या किया जाता है? अलग अलग अर्थ ग्रहण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अलग अलग अर्थ ग्रहण किया जाएगा। अब यहाँ वे 3 बेर खाती हैं, तो 3 बेर खाती हैं, यहाँ बेर का अर्थ होगा, बेर का अर्थ होगा यहाँ फल। एक बेर का अर्थ क्या हुआ? एक बेर का अर्थ हुआ फल। और फिर कहते 3 बेर खाती हैं, 3 बेर का मतलब होता है, यहां इसका अर्थ होगा बार बार, 3 बार। बेर का क्या अर्थ होगा? बार, 3 बार। आई बात समझ में? 3 बेर खाती हैं, वे 3 बेर खाती थी। तो बेर का अर्थ फल और इस बेर का अर्थ बार। इस प्रकार हमारा ये अलंकार यमक अलंकार चलता है। एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होगी, यह निश्चित है। अब उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण किया जाएगा, बार बार उसका अलग अलग अर्थ निकलेगा। जैसे उदाहरण लिखा 3 बेर खाती हैं, वे 3 बेर खाती थी। अर्थात कहने का भाव कि जो दिन में 3 बार 3 बेर फल, 3 झाड़ी से 3 फल तोड़ करके खाती हैं। और
वे 3 बेर खाती थी। जो दिन में 3 बार भोजन करती थी वे बेगमें, वे कितने बार भोजन करती हैं? 3 फल तोड़ करके करती हैं। अगला उदाहरण देखिए साहब। कनक कनकते शौगुनी, उदाहरण नंबर 2। कनक कनक ते शौगुनी, कनक कनक ते शौगुनी, मादकता अधिकाय। अधिकाय। कनक कनक ते शौगुनी, मादकता अधिकाय। बा खाए बोराए जग, बा खाए बोराए जग, बा खाए बोराए जग, बा पाए बोराए। ये है साहब। कनक कनकते शौगुनी, मादकता अधिकाय। वा खाए बोराए जग, बा पाए बोराए। ठीक है। अब कनक कनकते बिहारी जी का दोहा। किसका दोहा है? बिहारी जी का। अब आया कनक कनकते शौगुनी, मादकता अधिकाय, बा खाए बोराए जग, बा पाए बोराए। अब हमें 2 अर्थ चाहिए ना, परिभाषा के अकॉर्डिंग चलेंगे तो परिभाषा में चलता है हमारे में क्या, एक शब्द या पद की आवृत्ति कितनी बार होती है? 2 बार होती है, और उसका अर्थ हर बार अलग अलग निकलता है। तो कनक कनक का अर्थ 2 बार होगा। एक कनक का अर्थ होगा, एक कनक का होगा धतूरा, और एक कनक का अर्थ होगा सोना। ये यमक अलंकार में होता है साहब। एक पद में या दोहे में एक शब्द की आवृत्ति से उसमें हुई थी, 2 बार हुई थी। 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी। यहाँ पर भी कनक कनक में कितनी बार? 2 बार आ रहा है। तो एक कनक का अर्थ होगा धतूरा, एक कनक का अर्थ होगा सोना। कनक कनक में अर्थात धतूरे में सोने से शौगुनी मादकता होती है। बा खाए बोराए जग, अर्थात धतूरे खाने पर तो लोग, संसार के लोग वैसे पागल हो जाते हैं। बा पाए बोराए, और सोने के पाए जाने पर वैसे पागल हो जाते हैं। ये अलंकार हुआ। अब यमक अलंकार के भी 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद। यमक अलंकार के 2 भेद होते हैं, एक अभंग यमक और एक शैभंग यमक। कौन कौन से होते हैं? एक अभंग यमक और एक शैभंग यमक। अब देखिए अभंग यमक में क्या होता है? अभंग यमक में बिना टुकड़े किए ही, अभंग यमक अलंकार। अभंग यमक अलंकार के अंतर्गत आता है जहां काव्य में शब्द के टुकड़े बिना टुकड़े किए ही शब्द की आवृत्ति होती है। जहां काव्य में या जब किसी पद में शब्द के टुकड़े किए बिना ही उसकी आवृत्ति दिखलाई पड़ती है। जब किसी पद में बिना टुकड़े किए ही, जब किसी पद में शब्द के टुकड़े किए बिना ही, जब किसी पद में शब्द के टुकड़े किए बिना ही शब्द की आवृत्ति दिखलाई पड़ती है। जब किसी पद में शब्द के टुकड़े किए बिना
शब्द के टुकड़े किए बिना, टुकड़े किए बिना टुकड़े किए बिना उसकी आवृत्ति दिखलाई पड़ती है। उसकी आवृत्ति दिखलाई पड़ती है। उसे अभंग यमक अलंकार कहते हैं। अभंग अलंकार, अभंग यमक अलंकार कहते हैं। जब किसी पद में शब्द के टुकड़े किए बिना उसकी आवृत्ति दिखलाई पड़ती है, उसे अभंग यमक अलंकार कहते हैं। अर्थात शब्द की आवृत्ति होगी, कोई भी काव्य पंक्ति होगी या दोहा होगा, उस दोहे में शब्द की आवृत्ति होगी, लेकिन शब्द की आवृत्ति कैसी होगी? उस शब्द के टुकड़े किए बिना ही उस शब्द की आवृत्ति दिखलाई पड़ती है, उसे अभंग यमक अलंकार कहते हैं। भजन कहो ताते भजो, उदाहरण देखिए। भजन कहो ताते भजो, भजन कहो ताते भजो, भजन कहो, भजन कहो ताते भजो, भजो ने एकौ बार, भजो ने एकौ बार। पहली पंक्ति है भजन कहो ताते भजो, भजो ने एकौ बार, और दूर भजन जाते कहो, दूर भजन जाते कहो, दूर भजन जाते कहो, सो तू भजो गंवार, सो तू भजो गंवार। ये हुआ ना उदाहरण। अब क्या है? एक विनाश की आवृत्ति दिखलाई पड़ती है, उसे अभंग अलंकार कहते हैं। अभंग अलंकार में पहला उदाहरण कोई टुकड़ी नहीं किए। भजन कहो ताते भजो, भजो ने एको बार, दूर भजन ताते कहो, सो तू भजो गंवार। बिहारी जी का दोहा है। बिहारी जी ने बताया है कि भजन अर्थात जिसको तुझ लिए भजन करने के लिए कहा, जिस परमात्मा का नाम स्मरण करने के लिए कहा, उससे भजा। भजो ने एको बार, और उस परमात्मा का नाम का स्मरण तेने एक बार भी नहीं किया। दूर भजन जाते कहो, जिससे दूर भजने के लिए कहा था, अर्थात घर गृहस्थी पारिवारिक से दूर रहने के लिए कहा, सो तू भजो गंवार, अर्थात उसको तू घर गृहस्थ में लिप्त होता चला गया तो उसमें भजता चला गया। यह अभंग अलंकार है। अभंग अलंकार कल